तो क्या यूपीएससी प्रीलिम्स की कट ऑफ secured rank 4 in Haryana Civil Services exam 2022. This was my third attempt in Haryana Civil Services. Before this, I was working as assistant employment officer, which is a HCS allied service, and I have done my graduation in computer engineering from NSIT Delhi. After that, I worked with Sapient Consulting as a software engineer for 2 years. सो मैंने मोस्टली अपनी जो प्रिपरेशन है यूपीएससी की और एचसीएस की, ये मैंने घर से ही की है, और इसमें मैंने ऑनलाइन सोर्सेज की हेल्प ली है और उसके अकॉर्डिंगली अपने नोट्स बनाए हैं। तो इसमें जो मोस्ट क्रूशियल जो स्टेज है वो मेंस की ही स्टेज मतलब मैं मानूंगा, क्योंकि एक तो सबसे क्रूशियल भी है और सबसे रिवॉर्डिंग भी वही स्टेज है। अगर आप मेंस में अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आपका मतलब आगे इंटरव्यू में उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट हाँ प्रीलिम्स भी मतलब उसके लिए क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जैसे मैं प्रीलिम्स के बारे में बात करूँगा, तो प्रीलिम्स में मैं क्या करता था, जैसे फॉर माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई टुक अराउंड 4 मंथ्स, जिसमें मैंने कि अपना 4 मंथ्स में मैं क्या करता था, पूरे साल करंट अफेयर्स जो विजन के मंथली जो करंट अफेयर्स आते थे उसको रिवाइज करता था, उसको पढ़ता था, और फिर एक शेड्यूल डाउनलोड कर लेता था विजन आईएएस का ही। उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने टेस्ट को प्लान करता था। अब इसमें मेरा स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो जाता था और मेरा करंट अफेयर्स भी कवर हो जाता था। सो लास्ट जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हुआ था, फिर उसके बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था। फिर आई यूज टू टेक अराउंड 60 to 70 डेज, जिसमें लास्ट 60-70 डेज में मैं सिर्फ प्रीलिम स्पेसिफिक पढ़ता था। तो इसकी स्ट्रैटेजी में मेरे पास 4 चीज़ें मतलब मैं हमेशा फॉलो करता था। एक तो डायरी मेकिंग, डायरी मतलब मैं रोज़ बनाता था, उसमें अपना एक मैक्रो प्लान बनाता था, एक माइक्रो प्लान बनाता था, और माइक्रो प्लान भी जो मेरा डेली का प्लान है उसके अंदर एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों बातें लिखता था। अगर मुझे सपोज़ मेरा कहीं और नॉन एकेडमिक कोई मेरा काम है, सपोज़ मेरे को कहीं कुछ खेलने जाना है या फिर जिम जाना है, तो वो भी मैं नोट कर लेता था, बट वो मैक्रो उसकी डिटेल्स डालता था। लेकिन जो मेरा एकेडमिक वर्क है, जो भी मतलब मुझे पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है, वो सब मैं थोड़ा माइक्रो उसकी डिटेल्स लिखा करता था। उसके बाद सेकेंडली न्यूज़पेपर रीडिंग में डेली करता था। इसमें जैसे बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि आप उसके नोट्स बनाओ, मैं उसके नोट्स नहीं बनाता था, बट मैं उसको डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था। इवन मतलब एग्ज़ाम से अगर 2 दिन पहले, 1 दिन पहले भी मैं न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ता था। जैसे कि अगर मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी होती थी तो मैं क्या करता था कि जो न्यूज़पेपर का एटलीस्ट फर्स्ट पेज और एडिटोरियल पढ़ लेता था, अगर मेरे पास उस दिन मेरे पास टाइम कम था। लेकिन हाँ, मेक श्योर कि यू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। देन थर्ड पिलर जो होता है वो है आंसर राइटिंग का। तो मैं क्या करता था कि हर रोज़ एटलीस्ट 2 आंसर्स तो लिखता ही था। तो 2 आंसर से स्टार्ट करके, और मेरा जो अप्रोच रहती थी वो यही होती थी कि मैं एक विद इन अ पर्टिकुलर विंडो उस आंसर को लिखूं। तो क्यों मैं पहले क्वालिटी पे फोकस नहीं करता था इतना, क्योंकि मुझे था कि जनरली मतलब मेरे सीनियर्स ने यही बताया था कि आप अपना पेपर कंप्लीट करो टाइम पे, क्वालिटी विल कम इन टाइम। सो एटलीस्ट फिनिश योर पेपर, फिनिश योर क्वेश्चंस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। प्रीलिम्स में जब मैंने प्रिपरेशन करता था तो मैं मेक श्योर करता था कि एटलीस्ट मेरी 4 to 5 रिविजन्स कंप्लीट हो जाएं। उन सपोज 90 डेज में, उन 90 डेज में मेरी 4 to 5 रिविजन्स हो जानी चाहिए। तो मैं एक विजन का टेस्ट सीरीज़ का 35 टेस्ट का शेड्यूल डाउनलोड करता था, उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने टेस्ट को प्लान करता था। अब उसमें पहले 8 टेस्ट में मेरी एक रिवीजन हो जाती थी, देन 8 ऑनवर्ड्स अराउंड 24 तक मेरी सेकंड रिवीजन हो जाती थी। और जब फुल टेस्ट हो रहे होते थे तो ऑन एवरी ऑल्टरनेट डे आई यूज टू अटेम्प्ट अ फुल टेस्ट, एंड देन मेरी जो बाकी जो 2 रिविजन है, 2 या 3 रिविजन, जितना भी मेरा टाइम परमिट करता था वो मैं उस टाइम पे करा करता था। और जो ये मॉक टेस्ट इसमें लगाना बहुत ज़रूरी है प्रीलिम्स के टाइम पे,
मतलब अगर इफ़ यू आर एबल टू गेट द फ्री मॉक टेस्ट ऑनलाइन तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें क्या करो आप, मतलब मॉक टेस्ट में ये मत सोचो कि हमारी नॉलेज बढ़ रही है। मॉक टेस्ट को आप उस हिसाब से लगाओ कि आप सोचो कि आपको जो आपने पढ़ा है एटलीस्ट आप उसकी वो क्वेश्चंस आपको गलत ना हो, मतलब आपको नॉलेज गैप आपके भर जाने चाहिए उस इस मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट का ये नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि इसको रिवाइज कर लो बाद में मॉक टेस्ट को, बट उसका कोई पर्पस नहीं है। ये मॉक टेस्ट सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अल्टीमेटली जो आपको आता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें आपको नॉलेज गैप हो और उसकी वजह से आपका आंसर गलत हो जाए। तो इसके लिए जो मतलब सोर्सेज थे वो मैंने स्टैंडर्ड ही फॉलो किए हैं। जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे जैसे ज़्यादा इसकी बेसिक नॉलेज इतनी नहीं थी, तो मैंने एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था। तो पहले इनफैक्ट मैंने 8th ऑनवर्ड सारी एनसीईआरटी शुरू में एक बार पढ़ी थी, लेकिन मेरा मेजरली जब फोकस बाद में हमें रिवाइज करने का होता है तो 11th-12th की जो एनसीईआरटी था उन्हीं पे रहा था। उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं हर सब्जेक्ट की, जैसे कि पॉलिटी है उसकी लक्ष्मीकांत है, और उसकी एनसीईआरटी जो 11th-12th वाली है वो दोनों पढ़ो। और इकोनॉमी है, इकोनॉमी के लिए मैंने ब्रुनाल सर के जो पीपीटी है और जो वीडियोज़ है उनको फॉलो किया था। और इसके अलावा ज्योग्राफी में मैं एनसीईआरटीज़ को ही फॉलो करता था और जीसी लियोंग फॉलो करता था। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ होती थी उसके मॉडल आंसर्स को मैं कहीं पे मतलब स्टोर कर लेता था या उसके अकॉर्डिंगली नोट्स बना लेता था। और हिस्ट्री में मैं ओल्ड एनसीईआरटीज़ जैसे मैंने पढ़ी है, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया फॉलो करता था। और मेक श्योर कि आप जो भी ये डेटा है इसका कहीं पे एक शॉर्ट नोट्स बना लें ताकि आपको बाद में रिवाइज करना ईजी रहे, क्योंकि हिस्ट्री बहुत वास्ट है। अदरवाइज रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए आपको अपने खुद के नोट्स चाहिए जो कि आप आखिरी कुछ दिन में फटाफट रिवाइज कर सकें जिससे। तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम वाले दिन के लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम वाले दिन जैसे कि मैं क्या करता था कि एक तो एक दिन पहले एक तो मैं जो लास्ट वीक होता था उसको थोड़ा ईजी रखता था, मतलब उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं करता था। सिर्फ जो मेन कुछ आर्टिकल्स पढ़ लिए, लोकेशंस देख ली या ज्योग्राफी के कुछ मैप्स देख लिए, वो सब करता था। एक वीक पहले मतलब मैं थोड़ा लाइट रखता था, ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं करता था। और लास्ट डे तो कुछ भी नहीं पढ़ता था। और ड्यूरिंग एग्ज़ाम में क्या करता था कि सबसे पहले एक फर्स्ट राउंड करता था, राउंड रॉबिन टेक्निक का थोड़ा यूज़ करता था। पहले फर्स्ट राउंड में मैं क्या करता था कि जो बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करता था। अभी सर्कल नहीं करता था, उनको बस अपने पेपर पे ही मार्क कर लेता था। और साथ के साथ मैं नीचे लिख लेता था कि मेरा उस पेज पे कितने क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, ताकि मेरे पास एक ट्रैक रहे कि मैं कितना क्वेश्चन कर रहा हूँ और कितने क्वेश्चन मेरे बचे हुए हैं। तो इस फर्स्ट राउंड के बाद मैं बाद में अपने पेपर के रफ उसमें लिख लेता था कि मेरे राउंड 1 में इतने क्वेश्चंस हो गए हैं और इतने क्वेश्चंस पेंडिंग है। तो सपोज मेरे अगर 60 के अराउंड क्वेश्चंस हैं तो मुझे है कि हाँ मुझे एटलीस्ट 20 मोर क्वेश्चंस करने हैं, अराउंड 80-85 की रेंज में रहना है, ताकि मैं मतलब इजीली अपना प्रीलिम्स क्लियर कर सकूं। तो देन इन द सेकेंड राउंड मैं दोबारा से सेकेंड राउंड में मैं देखता था जो कि थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं सब, या फिर जिसमें 2 या 3 ऑप्शन रह गए हैं, उसमें मैं एलिमिनेशन करने की कोशिश करता था। तो उस एलिमिनेशन से अब मेरा मतलब फाइनली मेरा 2 राउंड हो जाते थे, फिर मैं सर्कल करना शुरू करता था। तो इसमें मेरा क्या है कि आग जैसे सपोज अगर अराउंड मेरे 80 क्वेश्चंस हो रहे हैं तो मैं ट्राई करता था कि एक और थर्ड राउंड फाइनल राउंड लगाता था। मार्क करने के बाद उसमें देखता था कि हाँ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिसमें 2 ऑप्शन हो, और मतलब दो ऑप्शन वाला मैं कर देता था, क्योंकि उसमें मतलब आप प्रोबेबिलिटी देखोगे तो एटलीस्ट आपके पास कुछ प्रोबेबिलिटी है सही होने की। तो 2 ऑप्शन वाले में कर देता था कि एटलीस्ट 2 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए हैं, 2 रह गए हैं। और इसमें जैसे जब आपका राउंड 1 या फिर जब एक घंटा हो जाएगा प्रीलिम्स देते हुए, तो मैं मेक श्योर करता था कि मैं 1 मिनट का थोड़ा ब्रेक लूँ, ताकि और आसपास थोड़ा देख सकूँ और थोड़ा मतलब ब्रेक ले सकूँ उसमें। तो 1 घंटे के बाद मैं ब्रेक ले लेता था। अब मेंस के लिए मतलब ऑल्दो एचसीएस में जीएस का सिर्फ एक ही पेपर होता है, लेकिन मैं जो पढ़ता था वो यूपीएससी के स्टाइल से ही पढ़ता था, क्योंकि उसमें आप चीज़ें थोड़ी और मतलब तरीके से पढ़ सकते हैं कि हाँ एक पोर्शन आपने पॉलिटी कवर कर लिया, एक जगह आपने हिस्ट्री कवर कर लिया, तो उस पैटर्न में मैं मतलब उसकी प्रैक्टिस करता था। तो इसके लिए मैं पेपर वाइज जाता था, जैसे जीएस 1, 2, 3, 4 और एसए के अकॉर्डिंग। तो एसए में मैं क्या करता था कि एसए में जैसे यूपीएससी में 1.5 hour फॉर ईच एसए आई यूज टू गिव, बट इन एचसीएस देयर इज लाइक द एसए इज ऑफ 30 marks एंड 600 words दिस टाइम। तो मैं उसमें क्या करता था कि 20 minutes में अपनी प्लानिंग करता था और 40 minutes में एसए को एग्जीक्यूट करता था। अब
इसके लिए बेसिकली मैं क्या 20 मिनट्स प्लानिंग वाला है। उसके अंदर सबसे पहले एक टॉपिक को 1 मिनट में पहले टॉपिक को चूज़ करना, उसके बाद उस टॉपिक को मेमोराइज करना, और देन आफ्टर मेमोराइजिंग आई यूज टू डू अ ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ऑन अ रैंडम पेज आई यूज टू नोट जॉट डाउन ऑल द पॉइंट जो भी मुझे समझ आता था उस टॉपिक के अराउंड, मतलब आस्किंग व्हाट वाई वेयर एंड हाउ दिस, मतलब टॉपिक के बारे में जो भी मुझे आता था समझ, तो मैं उसके हिसाब से एक रैंडम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेता था। देन नेक्स्ट स्टेज में मैं एक ब्रेन मैपिंग करता था। उस ब्रेन मैपिंग में मैं उस टॉपिक के अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि टाइम में, कि प्रेजेंट में, पास्ट में, या फिर फ्यूचर में उसकी क्या रेलेवेंस है ऑन डिफरेंट लेवल्स, कि इंडिविजुअल लेवल पे उसका क्या रेलेवेंस है, सोसाइटल लेवल पे उसका क्या रेलेवेंस है, या फिर नेशनल इंटरनेशनल, इस टाइप से। और ऐसी ग्रुप वाइज की, मतलब रिच पे उसका क्या इम्पैक्ट है, पुअर पे उसका क्या इम्पैक्ट है, ऑन डिफरेंट सेक्शंस लाइक जेंडर के बेसिस पे उसका क्या इम्पैक्ट है। देन आई यूज टू लिंक इट टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, की क्लाइमेट चेंज पे, एनवायरनमेंट पे, और मतलब अनएम्प्लॉयमेंट पे, इन सब चीज़ों पे उसका क्या इम्पैक्ट है। देन आई ऑल्सो यूज टू लिंक इट टू द डिफरेंट डायमेंशंस, की पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है, उसकी सोशल डायमेंशन क्या है, इकोनॉमिकल डायमेंशन क्या है। एंड आई यूज टू कनेक्ट इट टू द एथिक्स पार्ट एज वेल, कि एथिक्स में कि मतलब इसका ह्यूमन वैल्यूज से क्या कनेक्ट है, और इमोशनल क्वेश्चन से क्या कनेक्ट है, आईक्यू से क्या कनेक्ट है। इस तरीके से मैं पूरा प्लान करता था। देन उसके बाद मैं एक कंक्लूजन लिखता था, पहले कंक्लूजन लिखता था, फिर इंट्रोडक्शन लिखता था, फिर एक ऑर्डर बनाता था कि उसी ब्रेन मैप से जो मैंने पहले बनाया है उससे एक ऑर्डर करता था कि मेरे को पहले ये वाला टॉपिक लिखना है, पहले ये वाला मैं चीज़ों को एड्रेस करूँगा, उसके बाद इस चीज़ को एड्रेस करूँगा। इसके लिए मैं क्या करता था कि पहले जो मेरा ब्रेन मैप है उसमें से मैं ढूंढ लेता था कि इंट्रोडक्शन के बाद क्या डायमेंशन आनी चाहिए, और फिर ये भी देख रहा था कि कंक्लूजन से पहले क्या डायमेंशन आनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको ऑर्गेनाइज कर लेता था। देन इन लास्ट 40 मिनट्स आई यूज टू एग्जीक्यूट दी ऐसे, मतलब उसके बाद पढ़ लेता था, और जब ऐसे खत्म हो जाता था तो आखिरी में बस एक बार ब्रश अप करने के लिए शुरू का और एंड का देख लेता था कि हाँ उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। अब जैसे मैं GS1 में, अगर आप सोर्सेज की मैं बात करूं, अब मैं पहले ही बताता हूं कि एक तो GS में मैं क्या करता था। GS में एक सबसे पहले एक सिलेबस ट्रैकर मैं बना के रखता था। तो सिलेबस ट्रैकर में मेरा ये है कि मैं फ़ोन मोबाइल पे ही बना लेता था उसको, सिलेबस ट्रैकर या फिर सोर्स ट्रैकर, कि मुझे ये मेरा टॉपिक है, ये मेरे सोर्सेज हैं, उसको काइंड ऑफ चेकलिस्ट की तरह बना लेता था। तो जब मेरा हो जाता था तो मैं उसको चेक कर देता था, और जो मेरा पेंडिंग है तो मेरे पास सारा डेटा मेरे फ़ोन में ही उस टाइम होता था। बाकी चीज़ें मैं जैसे फ़ोन में नहीं करता था, या फिर आईपैड पे मैं नोट्स नहीं बनाता था, लेकिन एटलीस्ट ये सिलेबस ट्रैकर और सोर्स ट्रैकर मैं अपना फ़ोन पे ही बनाता था, आईपैड पे बनाता था। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर के प्रैक्टिस है, स्पेशली आफ्टर प्रीलिम्स, मैं एक सिनॉप्सिस मोड में करता था। अब मतलब ऐसा करता था कि सपोज इफ आई हैव टू राइट 10 क्वेश्चंस, तो 8 ऑफ देम आई यूज टू राइट इन सिनॉप्सिस मोड, मतलब पूरा एग्जैक्ट फुल आंसर राइटिंग नहीं करता था, और 2 या 3 क्वेश्चन को, मतलब 80% ऑफ द क्वेश्चंस आई यूज टू डू इन सिनॉप्सिस मोड एंड 20% ऑफ द क्वेश्चंस आई यूज टू डू इन फुल आंसर राइटिंग। तो उसमें आप ज़्यादा टॉपिक्स भी कवर कर लेते हो और आपकी आंसर राइटिंग भी हो जाती है। सो एंड ऑल्सो जो इसका कंटेंट है, इसका जो डेटा है, वो भी मैं अपने फ़ोन में टॉपिक वाइज एक जगह मतलब नोट डाउन कर लेता था, ताकि पेपर से पहले अगर मैं सब कुछ रिवाइज ना करूं तो एटलीस्ट वो डेटा मैं रिवाइज करके चला जाऊं, क्योंकि डेटा जो है वो आप भूल जाते हो, मतलब वो सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगी आपको, तो पॉइंट्स फिर भी याद रहते हैं उस बारे में, लेकिन डेटा आपकी वैल्यू एडिशन करता है उस आंसर में। तो आपके 2-3 नंबर डेटा, अगर आपने किसी को सोर्स डाल के डेटा अगर आपने कोट किया है तो आपको मतलब बेटर मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए मैं वो डेटा और सोर्स एक फ़ोन में ही टॉपिक वाइज लिख लेता था, और पेपर से जस्ट पहले भी एक बार उसको रिवाइज करके चला जाता था। और ऐसे ही जैसे मैप्स है, डायग्राम्स हैं, ये ऑलरेडी रेडीमेड डायग्राम्स में अपने पास बना के रख लेता था, और वो उसको पेपर में जैसे मेरे को टॉपिक दिखता था, मेरे दिमाग में आ जाता था कि हाँ मुझे यही वाला वो वाला मैप, मैंने फ्लो चार्ट वो याद किया था, या फिर सपोज मैंने कोई केस स्टडी पढ़ी थी, जैसे इस बार HCS के पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था मणिपुर के ऊपर। तो मणिपुर के लिए मुझे याद था कि हाँ मैंने एक केस स्टडी पढ़ी थी, उसमें मैंने एक स्क्वायर बनाया, उसमें दिखाया कि साइड में हिल्स है, 90% ऑफ द लैंड जो है वो हिली एरिया है, और उसके अंदर 30% ऑफ द पॉपुलेशन रहती है, और 10% ऑफ द लैंड पे अराउंड 60 to 65% ऑफ द पॉपुलेशन रहती है। तो मैंने सारा कुछ एक मतलब ड्रामेटिकली फॉर्म में दिखाया था। अल्टीमेटली हमारा एम ये है कि जो इवेल्यूएटर है
उसके लिए काम आसान हो जाना चाहिए। आपको अपने आंसर में विजिबिलिटी लेके आनी है, क्योंकि कंटेंट सबके पास है, सबने वही पढ़ा है, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो मार्क्स लेकिन फिर भी वेरी करते हैं। मार्क्स इसलिए वेरी करते हैं क्योंकि आपके आंसर में विजिबिलिटी शायद उतनी अच्छी ना हो। तो ट्राई कि आप अपने क्वेश्चन में जितनी ज़्यादा विजिबिलिटी लेके आ सको और एग्जामिनर का काम जितना आसान कर सको, उतना ही आपका मतलब बेटर स्कोर आएगा। तो अब जैसे कुछ टॉपिक्स को मैं एक साथ पढ़ा करता था, जैसे GS1 में हिस्ट्री के लिए मैं क्या करता था, हिस्ट्री के लिए एंशिएंट मिडिवल के लिए तो मैंने और कल्चर के लिए तो नोट्स बना रखे थे अपने, और अदरवाइज मैं नितिन सिंघानिया की थोड़ी रेफरेंस ले लेता था टॉप, बट स्पेसिफिकली जो सिलेबस में वर्ड्स मेंशन है उन्हीं के अराउंड वो होता था, और जो भी पढ़ता था उन्हीं के अराउंड पढ़ता था। ऐसा नहीं है कि जैसे प्रीलिम्स में आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ सिलेबस के आसपास ही आपको चलना है, लेकिन मेंस में फिर भी मैं सिलेबस के आसपास ही जो भी नोट डाउन या फिर जिसके भी नोट्स बनाता था, रिवाइज करता था, सब सिलेबस के आसपास ही करता था। अब जैसे मैं बोल रहा था कि कुछ चीज़ें मैं एक साथ पढ़ता था, इसमें है जैसे कि मैं ज्योग्राफी जब पढ़ता था तो मैं अब इसमें बिल्कुल वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है कि बिल्कुल अलग नहीं है। कुछ टॉपिक जैसे ज्योग्राफी हो गया, उसी का कुछ ओवरलैप एनवायरनमेंट से भी है, तो एनवायरनमेंट का कुछ ओवरलैप एग्रीकल्चर से भी है। तो मैं क्या करता था कि जब भी जो ज्योग्राफी पढ़ता था तो ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, जो एनवायरनमेंट जो इकोनॉमी का पार्ट है, और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 4 टॉपिक्स मैं ट्राई करता था कि एक साथ पढूं, ताकि सारी चीज़ें, वो सारा एरिया मतलब एक साथ ही कवर हो जाए, बार बार रिपीटिशन ना हो। और अब इसमें क्या है, जैसे कि जो सोसाइटी वाला जो पार्ट है, वो मैं सोसाइटी वाला पार्ट के लिए मैं इंडियन NCERT पढ़ता था 12th वाली, और इसके अलावा मेंस 365 पढ़ता था जो विजन का आता है। तो अब जैसे अब मेरे को जब नेक्स्ट मेरे को GS2 में जाना है, तो मैं क्या करता था कि थोड़ा ट्रांजिशन की तरह पढ़ता था। अब जैसे मैंने पहले सोसाइटी पढ़ा, तो मैं ऐसा ट्राई करता था कि इसके बाद मैं सोशल जस्टिस और गवर्नेंस कवर करूं, ताकि यहाँ पे भी थोड़ा ट्रांजिशन मतलब स्मूथ रहे। और सोशल जस्टिस में मैं ये करता था कि जो भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं या फिर जो भी कीवर्ड्स मेंशन है, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, इसी के आसपास मतलब इसके नोट्स बनाए, 1 या 2 पेज हर एक उसके नोट्स बनाए, कुछ स्पेस छोड़ा ताकि मैं बाद में उसको अपडेट कर सकूं, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसका सारा मतलब प्रिपेयर किया था। और IR के लिए मैंने जैसे NCERT है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो पढ़ी थी, और उसमें कुछ कोटेशंस बहुत सही हैं, वो मैंने यूज़ की थी। और IR के लिए मैं मेंस 365 भी पढ़ता था, उसको अपडेट कर देता था, और इसके लिए मैं नोट्स बना लेता था एक, क्योंकि हर साल जैसे मेंस 365 में काफ़ी कुछ रिपीट होता है, तो मैं उसका एक नोट्स बना देता था, कुछ भी नया आएगा तो उसमें नोट्स में ही थोड़ा थोड़ा अपडेट कर लेता था। और IR में एक बेनिफिट ये होता है कि अगर आप IR स्पेसिफिक अगर कोटेशंस यूज़ करो, जैसे कि द फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि इकोनॉमी ड्राइव्स द डिप्लोमेसी, नॉट द अदर वे अराउंड, और ऐसी जैसे हम नेहरू को कोट कर सकते हैं कि द ओनली ऑल्टरनेटिव टू द को एग्जिस्टेंस इज को डिस्ट्रक्शन। इस टाइप के अगर आप कोटेशंस को यूज़ करेंगे तो आपकी वैल्यू एडिशन होगा, स्पेशली इन IR क्वेश्चंस। देन इन पॉलिटी वही सब जो बेसिक जो प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ा था, लक्ष्मीकांत पढ़ा था। अब उसको लक्ष्मीकांत को का स्टैटिक पार्ट तो चलो सही है, आप मतलब उसको याद रखो, लेकिन अब थोड़ा ओपिनियनेटेड और ज़्यादा मतलब केसेस पे फोकस करो कि क्या केसेस हैं, कैसे आंसर राइटिंग में आप उन केसेस को यूज़ कर पाओगे, कैसे आर्टिकल्स को यूज़ कर पाओगे, इस तरीके से करो। और इसके लिए आप अपना ट्राई करो कि नोट्स बनाओ अलग से, सबसे एक नोटबुक लो जिसको 4 पार्टीशन में डिवाइड करो, जिसमें GS1, 2, 3, 4, और GS1 में भी अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ो। अब इसमें मैंने जैसे पॉलिटी के लिए नोट्स बना रखे थे, उन पॉलिटी के अंदर मैंने टॉपिक वाइज उसी के अंदर केस भी लिख रखे थे, लेकिन हाँ इसमें मतलब मेरे को थोड़ा लगता है कि रिपीटेशन भी हुआ था, क्योंकि मैंने केसेस के लिए एक अलग से भी एक जगह बना रखा था अपना फोल्डर, कि एक पेज पे जैसे सारे उसके टॉपिक, केस और केस का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हल्का सा लिख रखा था, तो इसके लिए भी मैंने एक नोट्स बनाए थे। देन GS3 में वही सब स्टैंडर्ड है, इकोनॉमी में मृणाल सर के नोट्स या फिर मेंस 365, और इन सब का जिस्ट बना के मैंने रख लिया था। एनवायरनमेंट में भी मेंस 365 और सिक्योरिटी, साइंस, इन सब में मेंस 365 का ही मैं यूज़ करता था, या फिर वैल्यू एडिड मटेरियल यूज़ करता था जो कि ALS से भी प्रोवाइडेड था, या फिर विजन IAS के भी से मिल जाता था। देन इन एथिक्स का मतलब HCS में डायरेक्ट यूज़ तो नहीं है, बट उसका यूज़ आपका ऐसे में हो जाता है, निबंध में हो जाता है हिंदी में, या फिर कंक्लूजन में भी काफ़ी बार उसका यूज़ हो जाता है।
तो ऐसे के लिए मैंने नोट्स बना रखे थे एक, जहाँ पे मैंने डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस लिख रखी थी और उसके अकॉर्डिंगली उसके एग्जाम्पल्स लिख रखे थे। और केस स्टडी के लिए मैंने एक बुक पढ़ी थी जो मिस्टर सर अतुल गर्ग सर की बुक है, उसके अंदर से मैंने केस स्टडी के लिए थोड़ा प्रैक्टिस किया था, और कैसे केस स्टडी को एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क जैसे उसमें दिया हुआ था, तो कैसे उसको यूज़ करके आप अपने केस स्टडी में मतलब बेटर कर सकते हैं मार्क्स को। देन ऑल्सो एक मैंने बुक पढ़ी थी जो कि काफ़ी सिंपल और काफ़ी सही लैंग्वेज में लिखी गई है, जो कि है एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड बाय DK बालाजी सर। तो वो मैंने यूज़ की थी। और अब जैसे इसमें HCS में हिंदी और इंग्लिश का भी काफ़ी मेजर रोल होता है, तो इंग्लिश तो मेरी साथ साथ जैसे प्रिपेयर हो जाती थी, मैं थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लेता था। हिंदी के लिए मैं क्या करता था कि हिंदी जैसी मेरा प्री और मेंस का जो बीच का टाइम होता था, उसमें मैं ट्राई करता था कि हिंदी में नोट डाउन करूं, अगर टाइम टेबल बना लो तो ट्राई करूं कि हिंदी के वर्ड्स में लिखने की कोशिश करूं, ताकि मेरी प्रैक्टिस होती रहे। और 1 घंटा मैं रोज़ हिंदी के लिए देता था, जिसमें कि मैं सारे जो कि ग्रामर वाला पार्ट है स्पेशली उसको थोड़ा पढ़ सकूं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकूं। तो आंसर राइटिंग के लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा अलग से। जैसे कि आंसर राइटिंग में पहले जैसे बता चुका हूँ कि हाँ, मैं डेली एटलीस्ट 2 आंसर तो लिखता था। उसके बाद पहले मैं पीयर रिव्यू करा लेता था, अपने किसी फ्रेंड से रिव्यू करा लिया। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप जितना अच्छे से सेल्फ इवेल्यूएट कर सकें वो सबसे अच्छा है। तो मैं थोड़ा सेल्फ इवेल्यूएशन पे ज़्यादा जोर देता था। आंसर लिखा, उसके बाद सेल्फ इवेल्यूएट करता था, और मैं कभी ऐसे फिक्स नहीं होता था, क्वेश्चन में मिक्स करता था, कभी पैरा फॉर्म में लिखता था, कभी पॉइंट्स फॉर्म में लिखता था, जो भी कन्वीनियंट लगता था उस टाइम पे। और हमेशा 30 to 45 सेकेंड्स में क्वेश्चन के मतलब लिखने से पहले हमेशा पहले अपने आंसर को स्ट्रक्चर करता था। इससे मतलब ये बेस्ट प्रैक्टिस जैसे मेरे सीनियर्स ने ही बताई थी, तो उन्होंने बोला कि आप 30 to 45 सेकेंड्स अपना स्ट्रक्चर करो आंसर को, इससे आपके मतलब 2 या 3 मार्क्स सिर्फ इसी चीज़ से बढ़ जाएंगे। तो मैं ऐसे प्रैक्टिस करता था। हाँ, और टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं क्या करता था कि इस बार मैंने फोरम IAS की एक आंसर राइटिंग फोकस ग्रुप करके होता है, टेस्ट सीरीज़ होती है। उसके अंदर आपका हर ऑल्टरनेट डे पे एक टेस्ट होता है ऑफ 1 आवर ऑफ 7 क्वेश्चंस। तो इससे आपकी वो 1 घंटे में स्पीड आपकी बनी रहती है, और आपका एक शेड्यूल मेंटेन हो जाता है, जिससे कि आप टाइमली अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लेते हैं और आंसर राइटिंग भी साथ के साथ प्रैक्टिस हो रही है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने बताया जैसे कि मैं डेली एक डायरी में नोट करता था। और स्टडी आवर्स कोई फिक्स नहीं है, मतलब आप एटलीस्ट 8 आवर्स तो पढ़ो, और जब प्री और मेंस के बीच में उसको 10 to 12 आवर्स में ट्राई करने की कोशिश करो। और टू कीप माई सेल्फ फ्रेश आई यूज टू गो फॉर अ वॉक और गो टू जिम समटाइम्स। एंड इस टाइम मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि टाइम को फिक्स मत करके रखो, जो और एक थोड़ा बफर टाइम बना के रखो कि हाँ, अगर कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि आपके सारे टास्क जो है वो डेली कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं हो तो उसके लिए कुछ बफर डेज बना के रखो, इतना गैप बना के रखो कि आप उन बफर डेज को सही से यूटिलाइज करो और अपना टारगेट कंप्लीट कर पाओ। और सोशल मीडिया के लिए मैं बोलूँगा कि जैसी मतलब मेरा प्री से पहले और मेंस के बीच में तो मैं अपना इंस्टाग्राम वैसे ही डिलीट कर देता था, और सिर्फ मेंस के बाद ही अगर आपको सोशल मीडिया यूज़ करना है तो यूज़ करो। बट अदरवाइज आप जितना दूर रह सको सोशल मीडिया, स्पेशली जो कि जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक हो गया, इससे आप दूर रहो तो ही सही है, क्योंकि आपका काफ़ी टाइम वैसे भी टेलीग्राम पे स्टडी रिलेटेड बातों में चला जाता है। तो आप यू मेक श्योर कि हाँ, आपका बाकी जगह मतलब डिस्ट्रैक्शन ना हो उसकी वजह से। सो माई फाइनल एडवाइस टू ऑल दी एस्पिरेंट्स इज टू मेक अ प्लान and according to the number of days that you have left for the upcoming exam, and try to adhere to the plan and revise according to that plan. In that plan you try to make a schedule for the mock test, and also try to do daily answer writing so as to improve your answer writing skills, and ultimately be confident on the D-Day. अगर आप एग्जाम से पहले ये सब जो आपके डूज एंड डोंट्स हैं इसको कवर करके जाओगे तो आपको D-Day पे वैसे ही कॉन्फिडेंस रहेगा, तो अल्टीमेटली आप इसका एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। सो फाइनली थैंक यू DKT, थैंक यू फॉर वॉचिंग DKT।